मीडियम वेव 406.5 मीटर 738 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR इस मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का यह हैदराबाद केंद्र है। प्रस्तुत है आज का विशेष हिंदी कार्यक्रम। सभी श्रोताओं को मेघना डब्बू का प्यार भरा नमस्कार। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। श्रोताओं, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया ताकि देश के युवाओं और बच्चों को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। श्रोताओं, आज के विशेष हिंदी कार्यक्रम में नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य पर डायरेक्टर स्पेस रेगुलेटरी ध्रुवा एस स्पेस श्री KUR गांधी इनसे सीमा कुमारी की भेंटवार्ता। आइए सुनते हैं। आकाशवाणी सुनने वाले सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल स्पेस डे जो है वो हमारे करीब आ रहा है। नेशनल स्पेस डे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक वो नींव है जहां वो चाहते हैं कि इसे मना के हमारे जो यंगिस्तान है, जो हमारे इंडिया के यूथ पॉपुलेशन है, वो अंतरिक्ष के बारे में इन्फॉर्म भी किए जाए, अवेयर भी करवाया जाए और एजुकेट भी किया जाए। यानी उनके हिसाब से नेशनल स्पेस डे मनाकर हम अंतरिक्ष में भारत को एज ए लीडर एस्टैब्लिश करने की एक नींव डालते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं KUR गांधी जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्पेस रेगुलेटरी पॉलिसी एंड कमर्शियलाइजेशन ध्रुवा स्पेस इंस्टीट्यूशन। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम सवालों का सिलसिला शुरू करें इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एज ए डायरेक्टर ऑफ ध्रुवा स्पेस फॉर द रेगुलेटरी पॉलिसी एंड कमर्शियलाइजेशन आपका खुद का अनुभव कैसा रहा है? मेरा अनुभव काफी दिलचस्प रहा है जी। जैसे कि आपने कहा, मैं ट्रेनिंग से लॉयर हूं, लेकिन जब आप स्पेस में आते तो आप एक बहुत अलग तरीके से चीजों को देखना और समझना शुरू करते हैं। मैंने मेरी ये जर्नी कुछ 2021 में शुरू की थी, जब हमारे पास स्पेस पॉलिसी नहीं थी, जब ये पता नहीं था कि हमारी जैसी प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स को किस तरह अनुमति दी जाएगी स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने की। जी। तो इसमें अगर बहुत ही सहज तरीके से कहा जाए तो जैसे जब हम सड़क पे चलते हैं, कुछ कानून है जो आपकी रक्षा करते हैं और कुछ कानून है जो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालते हैं कि आप किस तरीके से गाड़ी चलाएं, आप किस तरीके से सिग्नल माने वगैरह वगैरह। अभी अंतरिक्ष जो है वो किसी भी देश का नहीं है, तो इसके कानून कायदे काफी अलग है और इन कानून कायदों का पालन करने के लिए हमें करना भी कुछ बहुत ही अलग पड़ता है। जैसे आज गाड़ी में हमें पता है एक स्टीयरिंग व्हील होता है, जिसे घुमाया, इंडिकेटर लगाया, हमने टर्न ले लिया, लेकिन स्पेस में आप कैसे जाएंगे जब इतने सारे बाकी सैटेलाइट्स है वहां पे। कुछ ऐसे मिशंस भी प्लान्ड है जहां पे खुद मनुष्य जाएंगे स्पेस में और वहां पे एक सैटेलाइट लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा होता है। जी। तो इन सब चीजों को लेके, जिसे हम कहते हैं कि सेफ्टी समझना, और फिर साथ ही साथ सैटेलाइट एक ऐसी चीज है जहां पे आज आपके घर के अंदर कोई आके डाका नहीं डाल सकता क्योंकि आपने दरवाजा बंद कर दिया, आपने पर्दे लगा दिए, कोई देख नहीं पाता है। लेकिन सैटेलाइट्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश में कभी भी किसी भी तरह देख सकती है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इसका मतलब ये एक बहुत सिक्योरिटी सेंसिटिव इशू भी होता है। बिल्कुल। तो बिना बहुत टेक्निकल गए हुए एक और उदाहरण देते हैं। जैसे आज सैटेलाइट बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वही सेम चीजें, वही सेम उपलब्धियां यूज होती है एक मिसाइल बनाने में। बिल्कुल सही बात। तो अभी इन सब चीजों को इकट्ठा करके हम हमारी कंपनी में कैसे प्रोग्राम बनाएं और हम सरकार को कैसे भरोसा दिलाएं, देश को कैसे भरोसा दिलाएं कि हम जो कर रहे हैं उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। जी। तो यही कुछ कुल मिला के हमारा काम होता है। साथ ही साथ सबसे अच्छा अनुभव जो रहा है वो रहा है भारत सरकार के साथ काम करने में। जी। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, आज सपोर्ट बहुत ही अच्छा है जी, भारत सरकार से। जी जी जी। और एक मिलजुट होके इतना जल्दी किसी सेक्टर में देखना कि इतना जल्दी ग्रो हो गए, ये शायद ही किसी और सेक्टर में देखा गया होगा। जहां पे हमने 2022 में देखा कि इन स्पेस बना और आज 2025 में इतनी सारी सैटेलाइट्स, इंडियन सैटेलाइट्स उड़ान भर चुके हैं, 2 लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग हो चुकी है, कितनी सारी नई सर्विसेज आम जनता के लिए आ रही है। सबको कहा जा रहा है कि आप सैटेलाइट की इमेजेस फ्रीली यूज कीजिए, ये देखने NRSC जी के बिल्कुल, प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स वगैरह को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात बताई आपने और मैं इस बात से पूरे 200% आपकी
के साथ अग्री करती हूँ। हमारे श्रोताओं को जो कि नए हैं, जो फर्स्ट टाइम लिसनर हैं, आपको ये जरूर ही जानना चाहेंगे कि जब भी हम भारत में स्पेस की चर्चा करते हैं तब अक्सर हम इसरो की बात करेंगे, वैज्ञानिकों की बात करेंगे, या फिर कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि आजकल बहुत चर्चे में है उनकी बात करेंगे, कल्पना चावला जी हो गई, सुनीता विलियम्स जी हो गई, उनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे जैसे आपने एक बात बोली कि नेशनल स्पेस लॉ जो है वो काम करता है, यानी लीगालिटी की भूमिका जो है, नीतियों की भूमिका जो है वो सर्वोपरि है। तो हम चाहेंगे कि आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं कि नेशनल स्पेस लॉ जो है वो क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आज हमारे लिए नेशनल स्पेस लॉ से बड़ा है नेशनल स्पेस पॉलिसी। जी, किसी भी कंट्री को ये स्पेस बहुत ही पेचीदा मामला है। क्योंकि बिल्कुल। इसका उपयोग हमारे सिविलियन एप्लीकेशन में भी है, डिफेंस में भी है, और इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं है, कोई सीमा बिल्कुल। भी नहीं है। जी, और स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आज दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ अकेले अपने देश में बना के अपने देश से कर सकता। तो जी। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो स्पेस पॉलिसी इसमें सबसे बड़ी क्यों होती है? क्योंकि स्पेस पॉलिसी हमें ये मार्ग दिखाती है कि हमें एक देश की तरह हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्पेस में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें बहुत ही क्लियर रोल्स असाइन किए गए हैं। जैसे इसरो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका काम जैसे चंद्रयान, मंगलयान, नए सारे मिशंस करना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस प्रकार के नए टेक्नोलॉजीज और नए मिशंस बनाना वो इसरो का काम है। और इसरो क्योंकि आज तक ये सब करते आया है, तो इसरो ही अब मदद करेगा आगे चल के प्राइवेट सेक्टर की भी, कैसे अपनी टेक्नोलॉजीज देके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके देने। क्योंकि आज एक स्पेस कंपनी अकेले कभी भी खड़ी नहीं हो सकती, उसमें जी, बहुत ही बिल्कुल सही पैसा बात। लगता है, बहुत ही तकनीकी उपलब्धियां लगती है। और आज हमारे देश में उतने सारे ट्रेंड इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, बिजनेस वाले हो, उतनी ट्रेनिंग नहीं है कहीं पे भी। फिर आता है NSIL, जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसका काम है जिस प्रकार से इसरो ने आज तक सारे मिशंस किए ताकि हमें कम्युनिकेशन सर्विस मिले सैटेलाइट से। जैसे बहुत कम लोगों को ये एग्जांपल पता होगा, जो सबसे पहला मिशन हुआ था इंडिया का, वो या फिर सबसे पहला जो एक्टिविटी हुआ था वो था साइट वो प्रोजेक्ट था जिसके अंदर कृषि दर्शन का प्रोग्राम और जी, एजुकेशन का प्रोग्राम जी, सैटेलाइट के तौर पे दिया जी। था। और उसके बाद आती है इंडस्ट्री, जिसका अब काम है कि हम स्पेस को एक उद्योग में बदले और इस प्रकार बदले कि इस उद्योग से जो भी बेनिफिट है वो सबसे आखिरी इंसान तक पहुंचे, एक किसान तक भी पहुंचे, एक इंश्योरेंस वाले तक भी पहुंचे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक भी पहुंचे, उन तक भी पहुंचे जो पहाड़ों में रहते हैं, उन तक भी पहुंचे जो चाहते हैं कि वो मछली मेन पकड़ने के स्ट्रीम लिए से जुड़े। जाएं। जी, बिल्कुल। हाँ ये हमारी स्ट्रैटेजी हो गई है देश की। जी, तो जब ये स्ट्रैटेजी है, तो जो रेगुलेशन है जिसके तहत आप ये पता करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी या स्टार्टअप कुछ काम कर रही है तो क्या वो नेशनल इंटरेस्ट में कर रही है, इसे समझाना हमारे रेगुलेशन का काम है। और जी, वहां पे ये एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। जी। जब नेशनल स्पेस पॉलिसी की हम बात करते हैं तो जब स्पेस की आज़ादी होती है सबको यूज करने की, जैसे कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस समय ये नीतियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बात ये नहीं है कि हम प्रगति ही करें, बात ये भी है कि हम अपनी सुरक्षा और स्थिरता दोनों को बनाए रखें। तो नेशनल पॉलिसी जो है, स्पेस पॉलिसी जो है, वो कैसे इस सुरक्षा और स्थिरता, यानी जो डिफेंस और स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है, उसको कैसे, मतलब स्टेबिलिटी जो है उसको कैसे बढ़ावा देती है। इस नेशनल पॉलिसी के अंदर ही एक जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसका नाम है इनस्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन जी। सेंटर। सबसे बड़ा डर किसी भी उद्योगपति का, किसी भी साइंटिस्ट का यही होता है कि अच्छा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसमें इतने सारे लॉज है, इतनी सारी चीजें जहां पे हमें हाँ ना करना पड़ेगा। तो इसलिए इनस्पेस को बनाया गया, जिसका काम है कि किसी भी प्रकार से, जैसे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करना हो तो हमें दूरसंचार विभाग जाना पड़ता है, अगर हमें बाहर की किसी कंपनी से काम करना हो, बाहर कुछ भेजना हो, तो हमें विदेश मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय तक जाना पड़ता है। जी। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा करना और इन सबकी नीतियों को ऐसे बांधना कि हम सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखें, और साथ ही साथ हमारे जो नए कंपनीज है, जो इनोवेटिव माइंडसेट्स है, उनको हम आगे बढ़ा सके, इसका काम इनस्पेस का है। और इनस्पेस ने इसके लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी निकाला है जो अब आगे और बढ़ता जाएगा, जिसे कहते हैं हम नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स, जिसके चलते इस चीज को देश के इंटरेस्ट के लिए जी। यूज किया जाता है। जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि ये स्टार्टअप्स, उद्योगपति या फिर जो युवा वैज्ञानिक हैं, वो इस अमृत काल की नींव रख रहे हैं, जी, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सपनों में रखा है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी सहायता
और उनके समर्थन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और उनको सहायता कैसे पहुंचाई जा रही है? किसी भी नए उद्योग को शुरू करने में आमतौर पर आपको सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है वो होती है धनराशि जी और दूसरी होती है कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग है तो आप फैसिलिटीज कहाँ से लाए। जी लेकिन अब हम स्पेस की बात कर रहे हैं जहां पे और भी चैलेंजेस है। बिल्कुल। आज इतना कॉम्प्लेक्सिटी है इस चीज को करने में। जैसे आज अगर मैं सैटेलाइट लॉन्च करता हूं किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेके, तो क्या हमारे देश में उतनी इकोसिस्टम है कि उस सैटेलाइट का पूरा डेटा इस्तेमाल किया जाए अच्छे तरीके से, जबकि हमें पता है का इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके के कई चैलेंजेस है जिन्हें हमें टैकल करना पड़ता है, जिसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स। इनस्पेस जो बना हुआ है वो सिर्फ रेगुलेटर नहीं, वो एक प्रमोशन बॉडी भी है जिसका काम ये भी है कि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और हमारी इकोसिस्टम को बढ़ावा दे। तो इनस्पेस ने अभी एक हाल ही में एक नई स्कीम निकाली जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी एडेप्शन फंड। जी आप खुद टेक्नोलॉजी बनाइए, इनस्पेस उसे फंड करेगी जी कुछ एक्सटेंट तक। फिर कुछ नया प्रोग्राम अनाउंस किया जिसमें कहा कि अगर आप टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, आपको देखना है वो अंतरिक्ष में कैसे काम करती है, तो आपको पूरा नया सैटेलाइट बनाने की जरूरत नहीं है। इनस्पेस आपको कुछ सैटेलाइट्स उपलब्ध करवाएगा उसे क्वालिफाई करवाने जी। में। फिर जैसे हम कहते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस बहुत काम आती है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी ये सुना है, हमने बाढ़ के बारे में भी ये जी सुना है। तो बिल्कुल। इनस्पेस अभी ये एक पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कर रहा है जिसमें इनस्पेस धनराशि भी दे रहा है, इसरो की टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में भी सबका सहयोग कर रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आज जब हम बात करते हैं कि इन चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका जवाब एक ही है जिसे हम कहते हैं इनस्पेस। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आज हमारे जीवन में जो है वो जाने अनजाने अंतरिक्ष के बहुत बड़े प्रभाव हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, अब जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि एक ऑपरेशन सिंदूर से लेके बाढ़ की संभावना तक भी हम ये पता कर पा रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज देखिए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके ब्रश, जो हमारे ब्रश उठने के साथ साथ हमारे सोने तक जितनी भी चीजें होती हैं, ये एलेक्सा से बोलना कि तुम एसी बंद कर दो या फिर एसी बढ़ा दो, सब जगह तकनीकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस है, स्पेस माध्यम जो है वो इन सब से, टीवी बंद करने तक, टीवी चल रहा है तो है, रेडियो चल रहा है तो है, इन सारी चीजों पे प्रभाव है। तो आप ध्रुवा कंपनी के नीति और व्यावसायिक निर्देशक के पद पर अपने काम के माध्यम से किस तरह अंतरिक्ष को लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं? ध्रुवा एक ऐसी कंपनी है जिसका जो गोल है वो यही है कि हमें सबके लिए अंतरिक्ष पहुंचना बिल्कुल इजी बनाना है, जिसके चलते हम खुद हमारे सैटेलाइट्स बनाते हैं, हम खुद कई सारे लॉन्च व्हीकल्स के साथ काम करते हैं, हम खुद ग्राउंड स्टेशंस भी बनाते हैं। इसमें अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि आज उद्योग करने में सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है वो सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, वो रेगुलेटरी और लीगल भी होती है। इसका मतलब जो भी स्पेस जाना चाहते हैं, जिस प्रकार इन स्पेस हमारे लिए इजी बनाता है स्पेस तक पहुंचना, उसी प्रकार मेरा काम है कि ध्रुवा स्पेस में रह के मैं उस इनिशिएटिव में जैसे हो सकता है कंट्रीब्यूट करूं, ये समझाने में कि हम कैसे अंतरिक्ष पहुंचना चाहते हैं, कैसे बाकी देश और हमारे देश के बाकी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेस तक पहुंचने, और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ध्रुवा स्पेस के साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेस में जाने के लिए, मैं उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं कि इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, सेफ्टी की हो, फाइनेंशियल रेगुलेशन की हो, किसी की भी हो, तो मुझे उनके लिए ये सिंप्लीफाई करनी है। यही मेरा सिंपल गोल है और मेरे जो भी डिसीजंस होते हैं, मेरी जो भी एक्टिविटीज होती है डे टू डे, वो सिर्फ इसी के लिए होती है। जैसे कि आप इस स्पेस लॉ पॉलिसी के लिए काम करते हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे युवा वकील हैं या जो पेशे से लीगलिटी की तरफ हैं, वो लोग अंतरिक्ष कानून में करियर कैसे बना सकते हैं? तो सबसे मजे की बात यह है कि अंतरिक्ष कानून में करियर बनाने के लिए शायद किसी को लॉयर ना भी होना पड़े तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आज मेरा जो काम है उसमें तकनीकी काम भी है, उसमें व्यावसायिक काम भी है, उसमें लॉ का बिल्कुल काम है। ऐसा नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता। तो किसी को भी अगर स्पेस से जुड़ना और लॉयर बनना है तो आज काफी सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिससे आप सीख और समझ सकते हैं कि स्पेस लॉ क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम ये समझे कि ये जो व्यवसाय है स्पेस का, वो किस तरीके से उभरा कोल्ड वॉर में शुरू होते हुए, वहां से जब दो पावर्स के बीच जो स्पेस रेस हो गई थी, उससे लेकर आज तक जब ये पहुंचा है, तो हमने किस तरह इसे कंट्रोल किया है, किस तरह इसे गवर्न किया है और किस तरह हम आगे बढ़े। और ये सब
बहुत आसान भी नहीं है सीखना, क्योंकि दुनिया में कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स ही है जो इसे समझाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि इनस्पेस ने इसके लिए भी ट्रेनिंग करवा दी थी कुछ टाइम पहले। जी बिल्कुल। अगर शुरू करना है, जैसे हम कहते हैं, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट स्टार्ट। इंटरनेट इज विथ यू, यू कैन लर्न अ लॉट। आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं। और आज कई स्टार्टअप्स है, जैसे इनस्पेस की गिनती के हिसाब से आज 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स है। तो अगर आप एक वकील है जो इसमें रुचि रखते हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप किस स्टार्टअप से जुड़ सकते हैं। जी। लेकिन उसमें आपका माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि तब आपका सिर्फ सिंगल गोल होगा, सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड मेकिंग इट सिंपल। समाधान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए, हम अंतरिक्ष उद्योग की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात किया कि उनको सरलता और सहजता से जो भी उसके लिए जो जरूरतें हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, ठीक है, ताकि वो इस फील्ड में आगे बढ़ सके। लेकिन अंतरिक्ष उद्योग में आने के लिए भी स्टार्टअप्स को कुछ बेसिक्स मापदंड होते हैं जिसे पार करना होता है। तो बेसिक मापदंड क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, आज स्पेस में अगर किसी को भी काम करना शुरू करना हो तो ये समझना है कि सबसे पहले अगर आज किसी को भी स्पेस में काम करना शुरू करना हो तो सबसे पहले ये समझना है कि दुनिया भर में कौन क्या कर रहा है, क्या कैसे काम आएगा और किन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है। जी। उसके बाद जब ये समझ जाते हैं कि हमें क्या बनाना है, हमें क्या करना है, जैसे कोई सैटेलाइट बना रहा है तो कोई सैटेलाइट का एक छोटा सा भाग बना रहा है जो बहुत क्रिटिकल हो, तो कोई पूरा पूरा लॉन्च व्हीकल बना रहा है, तो कोई एक सिंपल सॉफ्टवेयर बना रहा है जो कहता है कि अगर आपको देखना है कि आपकी सारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सही हुआ है कि नहीं, तो आप बस इस सॉफ्टवेयर में आओ, सैटेलाइट इमेज सब हम देख लेंगे, आप यहां से सोल्यूशन ले लीजिए। तो इस पूरी चीज को समझने के बाद जब हमें कुछ बनाना हो तो उसे बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कभी कभी 100 करोड़ से भी ज्यादा महंगा हो सकता है। तो जब हमें पता नहीं कि हम वो टेक्नोलॉजी बनाने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाया जाए। ये अभी इसलिए इनस्पेस ने इनिशिएटिव लिया है खुद का टेक्निकल सेंटर बनाना, जहां पे कोई भी जाके ये काम कर सकता है। फिर दूसरा होता है, क्योंकि ये मुझे भी याद है, ध्रुवा स्पेस की जो पहल हुई थी वो एक्चुअली 2012 में हुई थी। तब किसी को ये मनाना कि कॉलेज से निकले हुए कुछ लोग एक सैटेलाइट कंपनी बनाएंगे, बहुत ही मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। आज भी मुश्किल है। तो आज ये इनस्पेस, इसरो और इस इकोसिस्टम के बाहर किसी को भी मनाना, एक इन्वेस्टर को, या फिर चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो या फिर चाहे वो आपके एम्प्लॉयज ही क्यों ना हो, ये मनाना कि स्पेस में भी हम कुछ कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज इसमें मोरल काफी बढ़ रहा है, क्योंकि अब जैसे नेशनल स्पेस डे पे हम दिखा रहे हैं कि कहां कहां तक पहुंच गया इंडियन इकोसिस्टम और हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये मॉरल सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड जो सबसे पेचीदा है, स्पेस का बिजनेस कोई अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग पार्टनरशिप्स चाहिए, जो भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी हो। आज जब विश्व में काफी सारी चीजें पेचीदा हो गई है, तो किस पार्टनर के साथ, किस देश के साथ किस प्रकार काम करना, किस तरीके से अपने उद्योग को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही, जैसे कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के हिसाब से बहुत इंपैक्ट होता है। तो ये 3 मेन चैलेंजेस है, जिसमें से कुछ है जो सॉल्व हो सकती है और कुछ ऐसी चैलेंजेस है जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जिन्हें हम सॉल्व करने का ट्राई करते करते केवल मजा ले सकते हैं अपने करियर में। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई। अभी आप बात कर रहे थे अंतरिक्ष समुदाय की। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय है उनकी भी जरूरत बहुत है। अब किसी भी स्पेस रिलेटेड कोई भी अगर सैटेलाइट है उसको आपको सफल बनाना है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की बहुत जरूरत पड़ती है। आज जब इंडिया ने, भारत ने अपने स्पेस में इतनी सारी सफलता के परचम लहराए हैं, तो आने वाले समय में और अभी भी आपको कैसा लग रहा है इंडिया एज अ लीडर ऑफ स्पेस प्रोग्राम उभर रहा है? इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में जो करके दिखाया है वो हमें शायद ही लगा होगा, अगर 5 वर्ष पहले हम यहाँ पे बैठे होते तो शायद हम मानते भी नहीं कि हम इतना कुछ कर पाएंगे 5 वर्षों में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में कुछ ऐसी चीजें भी हुई है जिन पे लोगों का ध्यान और भी कम गया है। जैसे कि मैंने कहा, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत बड़ी बात होती है इसमें। तो आज जितने देश हमसे जुड़े हैं हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए और इन स्टार्टअप्स के साथ, वो देश काफी सारे बढ़ गए हैं। हम लगभग पूरे विश्व के साथ काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे कुछ जो नोटेबल पर्सनालिटीज है, फॉर एग्जाम्पल जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है, जहां पे सारे स्पेस और एस्ट्रोनॉटिक्स के लोग इकट्ठा होते हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे इसरो स्ट्रैक सेंटर के एक डायरेक्टर है, जिन्होंने वहां पे उपलब्धि प्राप्त की है वाइस प्रेसिडेंट होने की। हमारे दूरसंचार विभाग में जो मेंबर है वो आज अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के रेडियो रेगुलेशन बोर्ड के मेंबर है। यानी कि वो संस्था जो पूरे विश्व के लिए रूल्स बनाती है कि हमें स्पेक्ट्रम और रेडियो कैसे यूज करना है। उसी के साथ साथ
साथ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस लॉ है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे इंडिया की एक फेमस लॉयर डॉक्टर रंजना कौल है जी। तो इस प्रकार से हम कई सारी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं जो केवल स्पेस मिशन से नहीं लेकिन पूरी दुनिया के साथ जुड़ के स्पेस को आगे बढ़ाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो आएगा उसमें जैसे जैसे हम डेवलपमेंट्स देखेंगे कि कैसे अलग अलग देश जुड़ते हैं, हम कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसकी साइंटिफिक नॉलेज पूरी दुनिया तक जाती है, वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा ये बताने में कि इंडिया ने कैसे लीडरशिप प्राप्त करी। जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने और ये सुन के हमें गौरव की अनुभूति भी हो रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो भारत के अंतरिक्ष समुदाय और आम जनता के लिए क्या महत्व रखता है? जो नेशनल स्पेस डे है वो इसलिए सिर्फ नहीं मनाया जाता है क्योंकि हमने उस दिन एक उपलब्धि प्राप्त की, वो इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उस उपलब्धि का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम काफी अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं और स्पेस केवल अब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं रहा है, स्पेस पूरी जनता के लिए है। सबको इसमें जुड़ना है, सबको मिलकर काम करना और सबको इसके बेनिफिट्स भी लेने हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में अंतरिक्ष शिक्षा और आउटरीच को बढ़ावा देने के लिए कौन से पहल या कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए? ये काफी अच्छा सवाल है क्योंकि आज भी जब हम सोचते हैं, जब जैसे कि हम 1.5 साल पहले हम कुछ 40 लोग थे, आज हम 210 लोग हैं हमारी कंपनी में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इंडिया में ये अवेयरनेस फैलाना शुरू करें कि स्पेस किन प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये कोई केवल कॉमर्शियल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी आम जनता की प्रॉब्लम्स भी है। फ्लडिंग हो जाना, अचानक से काफी बारिश आ जाना, एग्रीकल्चर कैसा होगा, हमारे रोड्स कैसे बनेंगे, अर्बन प्लानिंग करना, हमारे लिए कम्युनिकेशन आना, ये सब बहुत ही जरूरी है। तो इसका मतलब जब तक और लोग इससे जुड़ेंगे नहीं, और लोग इसके बारे में सीखेंगे नहीं, तब तक ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन, जबकि इनस्पेस ने काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की पहल की है, इसे अगर हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देना हो कि देश भर में ये फैले, तो हर कॉलेज को, हर ऑफिस को ये सोचना चाहिए कि हम स्पेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और हम कैसे अपने लोगों में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि स्पेस किस प्रकार से हमें फायदा दे सकता है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी। केयूर गांधी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने ज्ञान से हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल स्पेस डे के अवसर पर डायरेक्टर स्पेस रेगुलेटरी ध्रुवा स्पेस श्री केयूआर गांधी इनसे सीमा कुमारी की भेंट वार्ता अभी आप सुन रहे थे। ये आज का हिंदी विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र से प्रसारित किया गया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो,
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और इसके साथ ही श्रोताओं, आज का हिंदी विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में इसी मीटर्स पर। मेघना का नमस्कार।